जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज लुसेंट आज से स्टार्ट कर रहा हूं। लुसेंट में रहेगा भारतीय संविधान से जितना क्वेश्चन रहेगा बन सकता है वो सभी क्वेश्चन करवाऊंगा फुल्ली लुसेंट। अभी खास करके रिवीजन के लिए ले चलते हैं क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाला है। इसके पर्पज़ से हम पूरा फास्ट थोड़ा चलाऊँगा सेशन को। क्या चलेगा आज? पॉलिटी। ये पॉलिटी का बैच है जो रेगुलर अभी चलते रहेगा, अभी रुकने वाला नहीं है। ये स्टार्ट करता हूँ। जो यहाँ सबसे पहले जो संविधान बनने का ढांचा किस तरह से हमारे भारत में आया वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड लेके जाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से देखते हूँ भारतीय संविधान के विकास संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त में इतिहास देखता हूँ, इसका जो क्या इतिहास रहा है भारतीय संविधान का। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। सिंपल सी बात इतना से ये हुआ जो 1757 ईस्वी में प्लासी की युद्ध हुई थी और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध हुई थी। इसी के युद्ध के बाद में बंगाल बिहार प्रांत को वो अंग्रेज़ों ने अपना अंडर में ले लिया था, जिसमें से 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और बक्सर में भी अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। वे निम्न है क्या? इसका मतलब है जो मैं आगे इसका चर्चा करूँगा। यहाँ से एक ही समझिए, तो जब वो बंगाल को जब जीत लिया 1757 में प्लासी के युद्ध में और 1764 में बक्सर के युद्ध में, उसके बाद में वहाँ पे शासन करना, मतलब डायरेक्टली शासन नहीं किया, सबसे पहले इनडायरेक्टली रूप से वो शासन करना प्रारंभ किया। इसमें इनडायरेक्टली रूप से जब शासन करना प्रारंभ किया तो वो एक एक्ट लाया करता था। क्या लाया करता था? एक्ट लाया करता था जो 1813 के 1833 के चार्टर एक्ट आया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस सभी को मैं चर्चा करूंगा आगे। देखता हूं आगे इससे आगे क्या है। सबसे पहले लाई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाई थी। क्या लाई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाई थी। तो इसमें क्या प्रावधान था? इस अधिनियम के अत्यधिक संवैधानिक महत्व, जैसे ए नंबर में देखिए, ए में दिया गया है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया है। यहाँ से सिंपल सी बात यह है, जो यहाँ से सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में जो कार्य को नियमित और नियंत्रित रूप से चलाने की ब्रिटिश सरकार द्वारा ये उठाया गया यह पहला कदम था। सिंपल सी बात ये समझिए। बी नंबर में क्या लिखा हुआ है? इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। इसमें पहली बार जो है, जो प्रशासनिक रूप और राजनीतिक रूप दोनों का एक ढांचा तैयार हुई, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की तहत। इसकी विशेषता क्या क्या चीज़ है? तो 5-6 विशेषता लिए हैं। विशेषता को देखता हूँ। विशेषता में क्या दिया गया है? इसमें विशेषता में दिया गया है मेरे भाई, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। सिंपल सी बात यह है, जो बंगाल के गवर्नर था उसको नाम को चेंज करके अब बंगाल के गवर्नर जनरल रख दिया, थोड़ा सा नहीं पोस्ट को बढ़ा दिया उसको। तथा में मुंबई और मद्रास के गवर्नर को मुंबई और मद्रास को गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इसके अधीन में लाया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में लाया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल
वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका नाम हम बहुत बार जिक्र करूँगा, इतिहास में खास करके इसका जिक्र करूँगा। अभी तो मैं संक्षिप्त में ले जा रहा हूँ, ये किस तरह से हमारा संविधान बना है वहाँ ले जा रहा हूँ, आपको कुछ एक सीढ़ियाँ चढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। दूसरा नंबर में क्या है? इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसका परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। 4 सदस्य थे गवर्नर जनरल में, उसको परिषदों में, जिसमें कि उसका सत्ता का संयुक्त रूप से देख रेख कैसे कराना है काम, वो ये देखता था। सिंपल सी बात यहाँ ये आई। तीसरा नंबर में देखता हूँ मेरे भाई, तीसरा नंबर में क्या कही गई है? इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश था, जिसमें से प्रमुख न्यायाधीश जो था जो सर एलिजा इम्पे। ये बहुत भी आई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला कौन था? तो सर एलिजा इम्पे था। सिंपल सी बात समझिए। अन्य 3 थे, उसका भी नाम आप जहन में आए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चैम्बर्स एक था, एगो लिमेस्टर था, एगो हाइट था। ये सबसे पहले 1774 ईस्वी में बंगाल में ही जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यहाँ तक लगी सिंपल सी आपको बात समझ में आई होगी। 2 बात के आप समझ में लीजिए सिंपल सी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को नाम को चेंज करके बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे और अन्य न्यायाधीश था उसका नाम था चैम्बर्स लिमेस्टर हाइड था नाम। ये तीनों नाम को आप जहन में रखिएगा। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार के रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। जो उपहार जो था और रिश्वत लेने पर ये प्रतिबंध कर दिया था ये कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों को, ठीक ना। आगे की ओर देखता हूँ, पंचमा लिए हैं, पंचमा में देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। बोर्ड ऑफ, सिंपल से समझिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक बोर्ड था, जो इसके तहत नियंत्रण सशक्त हो गया था। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। तो ये ब्रिटिश सरकार को ये देता था जो क्या कहाँ पे सूचना है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है सरकार चलाने में, ये सभी तरह से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्थापना किया था। सिंपल सी बात ये हुई। आगे की ओर देखता हूँ, ये 5 को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में आती है 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट तो उतना नहीं है, लेकिन तो ये एक रोल अदा करता है। इसका देखता हूँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में आई। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की आई थी सबसे पहले, उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था जो 1781 ईस्वी में लाई गई थी, ठीक ना। सिंपल सी ये बात हुई इतना तक। जहाँ तक समझ में नहीं आता है वहाँ तक अंडरलाइन कर दीजिए, उसके बाद उसको फिर से पढ़िए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की प्राधिकार प्रदान किया गया। विधि मतलब सिंपल से समझिए, कानून बनाने के लिए प्राधिकार किया गया था, जिसमें उड़ीसा, बंगाल और बिहार 1764 के बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने अंडर में सिंपल सी अंग्रेजों ने ले लिया था।
उसके बाद में आई 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है? इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया था। दोहरे शासन में क्या क्या चीज़ था, इसको देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामलों के लिए था, जो व्यापारिक मामलों के लिए व्यापार कहाँ से कहाँ आती है, कैसे करती है, इसको लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। उसके बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो लगाई गई थी, जो राजनीतिक मामला को देख रेख करती थी। इसके बाद था ये हिस्ट्री में, इन लोग इसको बारे में हम बहुत पढ़ाएंगे हिस्ट्री में, लेकिन अभी हमको मेन पर्पस ये है जो पॉलिटी बताने के लिए। क्या है? पॉलिटी हमको बताने के लिए बहुत मतलब थोड़ा पाछे की ओर मैं जा रहा हूँ पॉलिटी के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं लिया हूँ 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है? इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारत राजस्व में ही देना व्यवस्था की गई। जो इसका नियंत्रण जो बोर्ड में था, जो उन पूरा सदस्य एवं कर्मचारियों को वेतन जो है जो भारतीय राजस्व में से देना, उसको व्यवस्था की गई। जो भारत से जो राजस्व वसूला जाता था उसी में से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों की जो स्थापना की गई थी, एक राजनीति के लिए, एक व्यापारी के लिए, ये दोनों के लिए जो वेतन के भत्ता को जो देना था वो भारतीय राजस्व में से ही देना था। सिंपल सी बात ये समझिए इसके एक्ट के तहत, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद 1813 के एक्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अक्सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम क्या कहती है? इस अधिनियम का मुख्य विशेषता है जो कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो अधिकार पत्र था कंपनी का, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था। यहाँ से कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप कंपनी जब चार्टर एक्ट अधिनियम लाएगा तो आप 20 वर्षों के बाद लाएगी। जैसे 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम आया, उसके बाद 20 वर्ष बाद आएगी 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद में आएगी 1853 का चार्टर एक्ट, उसके बाद आएगी 1873 का चार्टर एक्ट। इस तरह से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई थी। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार का संबंध में 20 वर्ष के लिए एकाधिकार प्राप्त किया गया था। 20 वर्षों के लिए एकाधिकार करने का प्राप्त करने की बात यहाँ तक ये समझ में आई हमको, जो चीन के साथ ही सिर्फ व्यापार कर सकते थे, और जो देश था पूर्वी देश, वो पूर्वी देश के साथ में मैं व्यापार कर सकता था। 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त किया गया। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश आगे देखता हूँ इसके, सभी ब्रिटिश नागरिक के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया, और 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। ये देखिए 1813 से पहले, जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट इस सब में था जो नहीं आ सकती थी। क्या ईसाई पादरी ये सब भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरी को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ये कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद में जैसे आपको बताएं 20 साल बाद में फिर से आई, क्या आई? 1833। 13 के बाद में 20 साल बाद क्या आई? 33 क्या कर रही है? 33 इस अधिनियम का मुख्य विशेषता है कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देखिए वहाँ तक पूर्वी देश के साथ करने दिया, चीन के साथ करने देने की बात की गई, लेकिन यहाँ पे पूर्णतः समाप्त करने की बात कर रही है। पूर्णतः समाप्त करने की यहाँ पे बात की है कंपनी ने। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। ये 33 में आप खुलेआम कह दिया कि आप कहीं व्यापार नहीं कर सकते हैं। पूर्वी देश पर भी आपको रोक लगा दिया गया है, और चीन से जैसे चाय वगैरह के, चीनी वगैरह के, ये सब को हम व्यापार कर सकते थे, लेकिन इसको मना कर दिया गया।
आगे देखता हूँ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आप देखिएगा, एक 1773 से आप रिलेटिव कीजिएगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में वही आकर के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 में आकर के। उसके बाद चौथा नंबर क्या कर रही है, चौथा नंबर कर रही है, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। और जो विधि निर्माण जो करती थी बम्बई और मद्रास, जो परिषद था, उसको शक्तियों को छीन लिया गया। सिंपल सी बात। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इसमें क्या किया गया, चौथे सदस्य के एक शामिल की गई। इसके बारे में आगे देखता हूँ। इसके आगे क्या कर रही है, इसके आगे कर रही है, भारत में दास प्रथा के विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। सिंपल सी बात है, जो दास प्रथा पर यहाँ पे विधि विरोध घोषित कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था, और 43 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। 7वां नंबर में क्या की गई, ये 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं अभी, 1833 के, इसमें आप मतलब भुलाइएगा नहीं जो हम क्या पढ़ रहे हैं। अधिनियम की धारा 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपलब्ध भी किया गया। ये कुछ हद तक ठीक था, ये आपको ठीक था, क्योंकि अब किसी को जन्म स्थान से क्यों कुछ, कोई आदमी जन्म स्थान से, मान लिया जाए जे मुस्लिम में अगर जन्म लिया है तो वो मुस्लिम के रूल को ही फॉलो करेगा। कोई हिंदू में जन्म लिया है तो उसको हिंदू में ही फॉलो करेगा। किसी आदमी अगर ठाकुर में जन्म लिए हैं तो वो सिर्फ बाल ही मुड़ेगा। तो ये सब कुछ हटाया गया, रंग भेद ये सब को हटा दिया गया 1843 ईस्वी के आसपास में। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार भी दिया गया। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है 8वां नंबर। पूरा देश में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो पूरा देश में एक ही बजट पेश करने की बात की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की गठन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको कह सकते हैं। प्रथम विधि आयोग की जो गठन की गई थी, जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की गठन की गई थी। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। आगे देखता हूँ। उसके बाद में 1813 से ही 20 वर्ष के लिए कर दिया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हर एक क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़िएगा, आपको माइंड में एकदम सेट रहेगा। अगर रिलेट नहीं कीजिएगा तो फिर आपको बाउंस कर जाएगा। ये 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम क्या कहता है? इस अधिनियम के तहत मुख्य विशेषता है, जिसमें से इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। और जो महत्वपूर्ण जो पद थी, उस पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की भरने की मांग की गई थी 1853 में। यहाँ पे 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, लॉर्ड मैकाले के कारण। लॉर्ड मैकाले, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और इसके नियुक्ति की गई। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद कहा गया। तो यहाँ से कानून के बारे में कुछ अच्छा खासा व्यवस्था हमारे संविधान में आज भी है, और उस समय से 1853 से लाई गई थी।
इसके बारे में अखनी और आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत बचे हुए हैं। 1858 में आप घुसते हैं। 58 से पहले थोड़ा सा चलते हैं। 1857 की आप क्रांति सुने होंगे, जो 1857 के जो हुई थी, जो भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध लड़ी गई थी। लेकिन उस समय में मंगल पांडे ने सबसे पहले इस आंदोलन के चालू किया था। इस आंदोलन के जब चालू की थी 1857 में, तो ये लंबी समय तक चली थी। लेकिन 1858 में आकर के ये ताज की शासन आ गई। यह एक अधिनियम पारित हुई जो 1858 का भारत शासन अधिनियम के रूप में आई। और जब ब्रिटिश ने समझा जो हमारे सत्ता से भारत हमारे सत्ता में है, वो अगर हाथ से निकले जाएगा तो इसके लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया जाए। तो उस प्रावधान में क्या है वो हम देखता हूँ। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि भारत की शासन कंपनी को लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया। मतलब वहाँ की महारानी थी, महारानी के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यों की भारत परिषद की सृजन हुआ, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य जो थे जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लाया गया था। जो कंपनी में के द्वारा जो लाई गई थी, जो 7 सदस्य थी और 8 सदस्य जो था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाई गई थी। इसको आप ध्यान से रखिएगा। चौथी नंबर में क्या है, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। भारतीय मामलों जितना भी था उस पर ब्रिटिश संसद का प्रावधान किया गया था। सीधे नियंत्रण ब्रिटिश के था। ब्रिटिश संसद सीधे इस पे कानून बनाने की बात कर सकता है। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल उस समय में थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली में था, तो उस मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। तथा 7वां नंबर में भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंडलीय में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, जिसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई थी। इसका क्या की गई थी, तो नियुक्ति की गई थी। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वे नीति के विषय में हो या अन्य ब्यूरो के विषय में हो। सिंपल सी बात है, भारत में एक राजस्व सेक्रेटरी का पोस्ट लाई गई थी, नियुक्ति की गई थी। सिंपल सी बात यह है, उसका शासन जो है जो वो बोल दिया वही काम होता था। सिंपल सी बात, इतना आप समझिए। 8वें नंबर में भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया था 1858 में ही। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत वाइसराय के पद लाया गया था। अतः ये वाइसराय जो है जो अभी से रेगुलर चलेगा, लास्ट में जाकर के ये राष्ट्रपति में कन्वर्ट हो जाएगा। अतः इस समय के गवर्नर जनरल जो था, जो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था एवं प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग बड़ी भटियारा था, ससुरा ये बहुत भटियारा था। इसको बारे में हम इतिहास में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आती है। ये अभी थोड़ा हम बैकग्राउंड में चल रहा है, पॉलिटी के बैकग्राउंड में अभी हम हैं। पॉलिटी यहाँ से अभी स्टार्ट नहीं हुई है, हमारा मेन संविधान अभी लागू नहीं हुई है। वो 26 जनवरी 1949 से जब आगे हम बढ़ेंगे तो उसके लिए हम भारत का संविधान किस तरह से काम किया है, कैसे किया है। उससे पहले 2 साल 11 महीना 18 दिन बनाने में लगा था। संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है, लगभग 3 साल के लिए। 114 दिन तक लगी संविधान में हमारा बहस हुई थी। उसके बाद में संविधान बनना स्टार्ट हुआ था। संविधान बनने में कुल खर्च लगभग हुई थी, जो संविधान बनने में खर्च हुई थी 63 लाख के आसपास हुई थी। 63,94,729 के आसपास ये आंकड़ा जाता है। कौन प्रथम अध्यक्ष था, कौन द्वितीय मंत्री था, क्या था, वो सब आगे मैं पढ़ूंगा।
1861 के भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है? इस अधिनियम की विशेषता यह है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। इसमें विभागीय प्रणाली की प्रारंभ किया गया था और लॉर्ड गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की विस्तार की गई थी। तीसरा नंबर में क्या कहता है? गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। अब गवर्नर जनरल को इतना मतलब शक्ति आ गई थी, जो इस शक्ति में अब अध्यादेश भी जारी कर सकता है। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो ये सीमा प्रांत, पंजाब और उत्तर पश्चिम और बंगाल के आसपास, जो ये सब में क्या था, विधान परिषद की स्थापित करने की शक्ति इसमें प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल को। आगे देखता हूँ, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत हुई और वायसराय कुछ भारत के विस्तार परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया कर सकता था। उस समय में गैर कानूनी को भी ये नामांकित कर सकता था, इसको शक्ति इतना प्रदान था। इसके बाद में नोट में थोड़ा सा नहीं देख लेता हूँ। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। विधान परिषद में भारत के 3 राजा को मनोनीत करने की बात की गई थी, जिसमें से 1862 ईस्वी में की गई थी। इसमें से भारतीय जो था, जो बनारस के राजा था, जिसका पटियाला और के महाराजा था और सर दिनकर राव था, इस सभी को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। इसके बाद में आप 1873, लगभग 100 साल के इतिहास को मैं पढ़ चुके हैं। 100 साल के इतिहास को मैं पढ़ चुके हैं। 100 साल के इतिहास को मैं यहाँ से पढ़ चुके हैं। 1873 ईस्वी का अधिनियम क्या कहता है? इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के औपचारिक रूप से भंग करने की बात की गई थी 1873 का अधिनियम के तहत। 1885 में आकर के कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। 1885 में आकर के कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, तो इसमें भंग करने की 1873 आगे चल कर के 1885 में आकर के ये एक कांग्रेस की स्थापना होती है। जब कांग्रेस का एकजुट होना प्रारंभ होता है, तो यहाँ से ही भारत देश आज़ाद होने की कगार पर आती है और यहाँ से ही स्टार्ट होती है। इससे आगे 1873 में पैसे हुए हैं ये 1873 शाही उपाधि अधिनियम 1876 बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ये एक समझिए तो एक उपाधि थी, ये उपाधि के तहत अधिनियम लाई गई थी 1876 ईस्वी में। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया था। 26 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित की गई थी। सिंपल सी बात है, ये 1876 ईस्वी के बात है। आगे देखता हूँ, इसमें 1892 ईस्वी तक पहुँच चुका हूँ। 1892 ईस्वी क्या कहती है? 1892 ईस्वी कहती है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम क्या कहती है? इस अधिनियम की विशेषता यह है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1892 में आकर के अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत होना प्रारंभ हुआ। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने का, कार्यकारिणी के प्रश्न पूछने की शक्ति भी प्रदान की गई। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट आती है क्वेश्चन, यहाँ से इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछती है, जो सबसे प्रथम बार बजट पे बहस करने की बात कब से की गई थी? तो 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत।
उसके बाद 1909 में आती है, इसमें सिंपल सी बात है 1909 आती है, हिस्ट्री में पूरा डिटेल पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पे ये समझिए जो मुस्लिम को पृथक करने की बात कह रही है। और मार्लो मिंटो सुधार आई 1909 में, इसी को भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। एक नंबर में है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। यहाँ से ही समझिए नींव डलाया क्या चीज़ का, पाकिस्तान अलग होने का। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। इस प्रकार की अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को ये लॉर्ड मिंटो जो हुई, एक सेकंड, लॉर्ड मिंटो को क्या हो गया, एक सेकंड, लॉर्ड मिंटो को यहाँ पे हाथ जो था जो लॉर्ड मिंटो के ही ये हाथ था अलग करने की बात। लॉर्ड मिंटो ने यहाँ पे गलत कदम उठाया था। जो हमारे भारत और पाकिस्तान को जब अलग हुई तो भारत पाकिस्तान को अलग होने में यहाँ से ही नींव पड़ी थी। लॉर्ड मिंटो के सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने लगा। सिंपल सी बात ये समझिए, जो लॉर्ड मिंटो के कारण ही यहाँ पे मुस्लिम लोग जो थे ये पृथकीकरण हुए। पृथकीकरण का मतलब ही होता है एक अलग समुदाय बनाना, और इसमें सबसे बड़ी एगो प्रावधान ये था जो मुस्लिम ही उसको वोट दे सकता है, हिंदू नहीं दे सकता है। हिंदू हिंदू के वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम के वोट देगी। दूसरी नंबर में है, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषदों में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। यहाँ से ही मत देने का अधिकार भी मिला। पूर्ण रूप से बजट पे बात करने की बात की गई, वाद विवाद करने की बात की गई, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने की बात की गई। ये बजट की बात है। ये कब की बात है? 1919 के मार्लो मिंटो सुधार के तहत। प्रांतीय विधान परिषद के संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय जो था विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिनी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। सिंपल से समझिए कि भारत की प्रथम कार्यपाली परिषद, भारत की प्रथम कार्यपाली, यहाँ पे लिखता हूँ, भारत के प्रथम कार्यपाली परिषद कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सिंपल सी बात ये समझिए, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। इसके बाद में आया, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों की जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। यहाँ जो विश्वविद्यालयों के लिए था, जो अलग प्रावधान किया गया था, अलग प्रावधान की गई थी। आधा से बेसी पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्लो जो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मार्लो मिंटो भारत के वाइसराय थे, तो लॉर्ड मार्लो मिंटो सुधार लाई गई थी। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, मार्लो मिंटो जो था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, 1909 के भारत शासन अधिनियम को। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायी की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्य 5 वर्षों के होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 144 हुआ करता था। कितनी हुआ करती थी?
144 हुआ करती थी। जिनमें से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदस्यों या दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर यह था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। निचले सदन को ही बजट पे बात करने की या प्रावधान करने की बात चल रही थी। दूसरी नंबर में था प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कौन था? द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें से एक आरक्षित तथा एक हस्तांतरित था। अंतरिक्ष क्या था? अंतरिक्ष विषय पर बात करने के लिए वित्त, भूमिकर, अकाल के साथ सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक, जातिया, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, वायलर के साथ साथ श्रमिक के साथ साथ कल्याण के साथ औद्योगिक, विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि इसमें थे, जो आरक्षित विषय में थे। आरक्षित विषय में हस्तांतरित विषय में क्या था? शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रित, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि के लिए ये किसमें था? तो ये सब इतना याद नहीं करना है। सिंपल सी एक नॉलेज रखिए जो वित्त, भूमि और अकाल के समय सहायता में न्याय, पुलिस, पेंशन ये आरक्षित विषय में था। जबकि शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, इसे सभी शिक्षा से जितना भी जुड़े हुए थे, जिसमें चिकित्सा आता था, सार्वजनिक निर्माण आता था, विभाग आता था, इसे सभी हस्तांतरित विषयों में आती थी। ये लगभग लंबा थोड़ा सेशन चलने वाला है मेरे भाई। आरक्षित थोड़ा नोट में लिख लेते हैं, आप नोट में ज़रा देखिएगा। आरक्षित विषयों को प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों के विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा द्वारा विधान परिषद के प्रति उदारी मंत्रियों की सहायता से की जाती थी। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1935 का चार्टर एक्ट अधिनियम आती है 1935 के तहत हमारा भारतीय संविधान में अभी भी बहुत सारे प्रावधान हैं। वो सभी प्रावधानों को मैं डिटेल में देखूंगा। इससे आगे आ जाता हूँ, थोड़ा सा ये देख लेता हूँ। भारत सचिव की अधिकार दिया गया है कि वह भारत में महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम में भारत के एक लोक लेखा आयोग की गठन का प्रावधान किया गया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग की गठन की गई थी और ली आयोग के सिफारिश पर ही सिविल सेवा की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यहाँ से ली आयोग की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ली आयोग के तहत ही 1926 ईस्वी में ली आयोग के तहत उसी के सिफारिश से सिविल सेवा की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक की सेवा आयोग की एक गठन की बात की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय का होना आवश्यक था। यहाँ से 3 को भारतीय का होना आवश्यक था। 7वें नंबर में है इसके सांप्रदायिक सुधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों के लिए भी
पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तारित किया गया और कर दिया गया। और इसमें सिंपल सी बात है, जो विस्तारित करने का मतलब यह है जो कुछ विस्तार किया है। किसको किसको किया है? तो सिखों को किया है, भारतीय ईसाइयों को किया है, आंग्ल भारतीयों को किया है, यूरोपों को भी इन्हें पृथक निर्वाचन मतलब चुनने की बात की गई थी। 8वें नंबर में है, इनमें से पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तो इसमें पहली बार राज्य के बजट से अलग करने की बात की गई थी। प्रथम बार राज्य की बजट से अलग की गई थी, केंद्र के बजट से राज्य की बजट को अलग कर दी गई थी। 9वें नंबर में है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 10 वर्ष बाद ये अपना रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, जो कैसा करता था और नहीं करता था। सिंपल सी बात ये हुई। इस अधिनियम के केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप से बनाए रखा गया। इसमें से क्या है? तो निम्न रूप में से वायसराय के अध्यादेश को जारी करने की शक्ति को बनाए रखने की बात इसमें की गई थी। इसमें कौन कौन सी थी? तो ए नंबर में देखते हैं, कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसमें पूर्व अनुमति क्या थी? जो आवश्यक होनी पड़ती थी। बी नंबर में क्या है? उसी भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। जहाँ समझ में नहीं आएगा उसको घेर लीजिएगा। जैसे सम्राट, सम्राट मतलब वहाँ के राजा को विचार के लिए आरक्षित करने के लिए, वहाँ के राजा को विचार करने के लिए ये वीटो लगाने की बात की गई थी। जो अभी भी हमारे संविधान में वीटो लगती है, जो लगती है राष्ट्रपति के पर, राष्ट्रपति पे वीटो लगाकर उसको हटाने की बात किया जाता है। सी नंबर में क्या है? उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे। तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को सम्मान हो जाता था। जिसको इसमें कोई इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन इसमें विधानमंडल द्वारा न मंजूरी की बात की। जब विधानमंडल नहीं मानती है तो विधायक का अनुदान प्रमाणित करना पड़ता था। सिंपल सी बात ये है। वह अपना आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। इसमें विधिक प्रभाव भी होता था। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था 1919 में, भारत शासन अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था 1919 में ही मिल गया था। हमारा देश आज़ाद होने से पहले मैं कितना स्वभावी हूँ जो मैं इस देश में जन्म लिया हूँ, क्योंकि इस देश में सबसे प्रथम संविधान बनते के साथ में महिलाओं को वोट देने की अधिकार मिला है। लेकिन 1919 में मिल गया था। न्यूजीलैंड को देखिए, न्यूजीलैंड देखिए, उधर न्यूजीलैंड को 1919 में मिला था, जबकि 1600 के आसपास ही वो देश आज़ाद हुआ था। तो ये सब सौभाग्य की बात है जो यहाँ पे शुरू से ही महिलाओं को वोट देने की अधिकार मिला था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय में जो था, जो लॉयड जॉर्ज था 1919 में, लॉयड जॉर्ज था 1919 में। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट आ जाता है 1935 के चार्टर एक्ट अधिनियम। यहाँ से हमारा बहुत सारे बातें जो है जो हमारा संविधान में अभी भी है। थोड़ा सा नहीं उसका स्किप हम ज़्यादा करते गए, खाली पढ़ के हम ज़्यादा समझाने की कोशिश न किए, क्योंकि हमको मेन फोकस है जो हमारे संविधान पर आना। यहाँ से कुछ एक पॉइंट को देखता हूँ। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है? 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम के मुख्य विशेषता यह था कि इसमें देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 करके हम रखे हुए हैं बांट करके। एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। ज़रा एक सेकंड, सॉरी, पानी पी लेते हैं। यह अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। इसमें यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बनी थी, जिसमें 6 चीफ कमिश्नर था।
कमिश्नर था के क्षेत्र और उन देशी रियासतों को से मिलकर बनाना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह स्वेच्छा था कि देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई है और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर नहीं आया है। जो अखिल भारतीय में संघ में दी गई है, सिंपल सी बात ये समझिए, जो अखिल भारतीय प्रांतों जो था ब्रिटिश प्रांत था जिसमें 6 चीफ्स कमिश्नर की क्षेत्रों में उन देशी रियासतों को मिलाकर बनाना था। अगली नंबर में देखता हूँ, दूसरी नंबर में क्या है, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता इसमें क्या बोल रही है प्रांतीय स्वायत्तता में, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता में इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, उसको बंद करना था और स्वशासित संवैधानिक आधार पर प्रदान किया गया था। तीसरा नंबर में है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। केंद्र में यहाँ पे द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतों विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया और इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। सिंपल सी बात यह है, जो इसमें से शक्तियों को केंद्र और प्रांत के विधानमंडलों के बीच में विभाजित कर दिया गया था। केंद्र और प्रांत दोनों के बीच में विभाजित किया था, पहला नंबर बात ये हुई। इसके तहत परिसंघ सूची लाई गई, उसके बाद में प्रांतीय सूची लाई गई और समवर्ती सूची लाई गई। क्वेश्चन अक्सर पूछता है जो समवर्ती सूची कहाँ से लाई गई थी, तो 1935 के चार्टर 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत लाई गई थी। सिंपल सी बात ये समझिए। 4 नंबर में क्या कर रही है, 4 नंबर कर रही है परिसंघ। इसका ए नंबर में देखता हूँ, इसका ए नंबर में क्या दी गई है, इसका ए नंबर में है परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधान मंडल को विधान बनाने की अन्य शक्ति थी। इस सूची के विदेशी कार्य करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। बी नंबर में दी गई है प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडलों की अन्याय अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे जिसमें से पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, उसके बाद में और शिक्षा व्यवस्था भी इसी के प्रांतीय सूची के ही अंतर्गत आते थे। जरा इसका जूम थोड़ा सा नहीं और कम करता हूँ प्लीज, इसका जूम थोड़ा सा कम कर रहा हूँ प्लीज। अब इसको देखता हूँ। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के सक्षम थे। तो ये परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों थे जो समवर्ती सूची के अंदर ये विधान बनाने के लिए सहमत में थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे जिसमें कि दंड विधि प्रक्रिया और सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि, ये सब जो था जो सहमत में थे और कुछ ऐसा था जो असहमत थे। ऊपर उल्लेखित उपबंधों में से अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्ति का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। इसमें विधान बनाने की शक्ति परिसंघ विधानमंडल को थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर ही परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में
विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अविशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। इसमें जितना शक्ति था, जिसमें जो वायसराय के पास दी गई थी, जो यहाँ पे विधान बनाने के लिए, विधान मतलब सिंपल से समझ लीजिएगा कानून। चौथा नंबर में है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। ये पढ़ रहे हैं 1935 के अधिनियम अभी पढ़ रहे हैं। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों का विस्तृत था और कुछ न्यायालयों में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय में संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल जो लंदन में से प्राप्त थी। कहाँ से? लंदन से प्राप्त थी। 5वें नंबर में है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता क्या था? इस अधिनियम के में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। किसी भी अगर परिवर्तन होता है तो ब्रिटिश संसद के पास है। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इनमें से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती थी। संघीय भी नहीं कर सकती थी और आपको व्यवस्था नहीं कर सकती थी, और प्रांतीय, संघीय प्रांतीय दोनों तरह में किसी भी परिवर्तन नहीं कर सकती थी। 6ठा नंबर में भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत संप्रदायी निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संप्रदायी निर्वाचन पद्धति का विस्तार में क्या है? इसमें देखता हूँ, संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रख गया। इसका विस्तार दलित जाति, महिलाओं और मजदूरों वर्ग के लिए था। सांप्रदायिक निर्वाचन का पद्धति का सिंपल सी बात ये हुई कि इसका मेन जो पर्पस था, जो दलित जाति, महिलाओं एवं मजदूर वर्ग के लिए थी। आगे बढ़ता हूँ। 8वीं नंबर में इस अधिनियम में प्रस्तावना का प्रभाव या अभाव था। इस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं पेश की गई थी। प्रस्तावना क्या होता है, जो यहाँ पे बात नहीं की गई थी 1935 के नियम के द्वारा। 1935 में एक बहुत बड़ा घटना होता है, 9 नंबर में उसका पढ़ता हूँ। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और औदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालयों को अधीन कर दिया गया और बरार के मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। तो सिंपल से समझिए, जो बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत ही। इसके अंतर्गत देश के मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की 1935 में ही स्थापना हुई थी, जो आप लोग को पता होगी। इसके माध्यम से या मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया था। 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया था। थोड़ा सा और छोटा करता हूँ इसको, कुछ ज़्यादा डबल है। बस अब 2 से 3 स्लाइड बचा हुआ है, प्लीज़ 2 स्लाइड में हो जाएगा। इसमें दिया है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब लगभग पहुंच चुके हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर, और यहाँ से संविधान का जो अगला स्टेप लाएंगे उसमें से संविधान किस तरह से लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, कितना दिन लगा, वो सभी को देखूंगा। यहाँ पहले देखता हूँ 1957 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या बता रहा है। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, अब गौर फरमाइएगा, इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया था। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। कितना था? 20 धारा था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न था, जिसमें से एक में देखते हैं, 2 अधिराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नाम को अधिराज्य बना दिया गया, जिसमें उसके ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देती है। सिंपल सी ब्रिटिश सरकार जो सत्ता जो सौंपती है, जो 2 अधिराज्यों में सौंपती है, एक को पाकिस्तान बना करके और दूसरे को क्या बनाती है, भारत बना करके सौंपती है।
दूसरी नंबर में देखता हूँ, दूसरी नंबर क्या कहता है, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, इनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। मंत्रिमंडल की सलाह पर दोनों मतलब अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल रहने की बात की गई थी। अगली नंबर कहते हैं 3 नंबर क्या कहती है, 3 नंबर में कह रही है, 3 नंबर में क्या कर रही है मेरे भाई, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक संविधान सभा संविधान निर्माण नहीं कर लेती है तब तक, वे वो पाकिस्तान हो तो चाहे वो भारत हो तो, सिंपल सी बात ये हुई। विधानमंडल के रूप में कार्य करती थी रही। और चौथी नंबर क्या कर रही है, चौथी नंबर कर रही है जो भारतीय मंत्रिपद के समाप्त कर दिया गया और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर 6 नंबर देखता हूँ, 6 नंबर क्या कहता है, देशी रियासतों पर ब्रिटिश को सर्वोपरि या सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और इसके अंतर्गत उसको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और उसके भावी संबंधों को निश्चय करने का स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्रदान की गई। 7वीं नंबर में है, इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को संधि बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर के भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया था। आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगी जो नोट के रूप में मैं लिखा हुआ है। नोट के रूप में क्या है, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्ति होने के पूर्व जनमत संग्रह से पाकिस्तान के पक्ष में मत देता है। वहाँ पे जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह होने के बाद में वो पाकिस्तान में विलय के रूप में हो जाती है, पाकिस्तान में विलय। आज के लिए इतना ही है मेरे भाई। कैसा लगा सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से मैं भारतीय संविधान का निर्माण का कार्य प्रारंभ करूँगा। ये फुल्ली लूसेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सी बात ये हुई। अभी रेलवे को मेन फोकस डाल रहा हूँ, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे का फोकस लेकर के चल रहा हूँ। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।